नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। आज हम बात करेंगे उत्तरकाशी की उस भीषण त्रासदी की जिसने एक पूरे गांव को खामोश कर दिया, और साथ ही बात होगी भारत और अमेरिका के बीच के तनावपूर्ण रिश्तों की, और बात करेंगे मऊ सदर सीट पर सियासी हलचल की, और अंत में बात करेंगे उस अजीबोगरीब बैंकिंग चूक की जिसमें एक गरीब मजदूर को अकूत दौलत का मालिक तो बन गया, मगर अपने बीमार पिता के इलाज के लिए 1000 रुपए भी नहीं निकाल पा रहा। लेकिन इन खबरों को विस्तार से समझने के पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने किया कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन। गृह विदेश समेत 7 मंत्रालयों के होंगे ऑफिस। चीन जाएंगे पीएम मोदी, एससीओ समिट में लेंगे हिस्सा। गलवान घाटी संघर्ष के बाद पहला दौरा। मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली जमानत। झारखंड की चाईबासा कोर्ट ने दी बेल। बरेली को सीएम योगी ने दिया 2264 करोड़ का तोहफा। सपा पर बोला बड़ा हमला। पटना में विदेशी महिला के साथ बलात्कार। नेपाल की रहने वाली है पीड़िता। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धराली आपदा के प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। ओडिशा में कॉलेज छात्रा ने किया आत्मदाह। पुलिस का दावा प्रेमी द्वारा ब्लैकमेल किए जाने से थी परेशान। मुख्यमंत्रियों के नाम वाली योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। डीएमके ने फैसले का किया स्वागत। 200 रुपए बढ़ा सोने का दाम। 99,020 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 166 अंक लुढ़का। निफ्टी 24,600 के नीचे। तो चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आ रही है। बादल फटने के बाद यहां तबाही की ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं जो हर किसी का दिल दहलाने वाली है। आज धराली में प्रकृति की इस क्रूरता के सामने इंसानी जज्बा भी कम नहीं पड़ रहा। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और अन्य राहत टीमें बिना रुके बिना थके पूरी लगन और मेहनत से लोगों को बचाने में जुटी। इन रेस्क्यू टीमों के अदम्य जज्बे की वजह से अब तक 150 से ज्यादा लोग सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। भूस्खलन की वजह से कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। खासकर भटवाड़ी में उत्तरकाशी हर्सिल का मुख्य रास्ता पूरी तरीके से बह चुका है, जो राहत कार्यों में बड़ी बाधा बना हुआ है। इसके बावजूद प्रशासन और अधिकारियों की पूरी कोशिश है कि रास्ते जल्द से जल्द बहाल किए जाएं, ताकि और टीमें मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों को गति दे सके। कई टीमें अभी भी स्टैंड बाय पर हैं और हर तरह की आपदा से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार, और कुछ टीमें एयरपोर्ट पर भी मौजूद हैं ताकि जब भी जरूरत पड़े तुरंत कार्रवाई कर सके। आपको बता दें कि धराली गांव में मंगलवार को बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार सुबह रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन के दौरान एक डेड बॉडी बरामद की गई। उसकी पहचान की जा रही है। 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। कल से लेकर अभी तक 150 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। इस मुश्किल घड़ी में बुधवार सुबह पीएम मोदी ने उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की। इसके बाद धामी ने धराली और दूसरी जगहों का एरियल सर्वे किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मीटिंग भी की। वहीं हर्षिल में सेना के 11 जवान बादल फटने के बाद से लापता हैं। वहीं आपदा में धराली में स्थित प्राचीन कल्प केदार महादेव मंदिर भी मलबे में दफन हो गया। भागीरथी नदी किनारे स्थित 1500 साल पुराना ये मंदिर पंच केदार परंपरा से जुड़ा है। स्थानीय लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र था। आपको बता दें कि धराली गांव उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक छोटा पहाड़ी गांव है। ये गांव भागीरथी नदी के किनारे हर्षिल घाटी के पास बसा हुआ है। धराली गांव गंगोत्री यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव है। गंगोत्री धाम से पहले ये अंतिम बड़ा गांव है, जहां से लेकर आगे की कठिन चढ़ाई के लिए रुकते हैं। तीर्थ यात्रियों को यहाँ रहने और खाने की सुविधा मिलती है। देहरादून से 218 किलोमीटर और गंगोत्री धाम से 18 किलोमीटर दूर है। अब तक ये सामने नहीं आया है कि आपदा के वक्त यहाँ कितने लोग मौजूद थे। प्रशासन का कहना है कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ऐसे में ये वो वक्त है जब हर सांस में उम्मीद की एक किरण जगी है, जब हर दिल प्रार्थना कर रहा है कि ये मुश्किल दिन जल्द खत्म हो। धराली की इस त्रासदी के बीच मानवता की जीत की कहानी लिखी जा रही है। खैर, बढ़ते हैं हम अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। आज हम बात करेंगे उस कूटनीतिक तूफान की जो भारत और अमेरिका के बीच छिड़ चुका है। जो कभी दोस्ती और भरोसे की मिसाल माना जाता था, वो अब तीव्र वाक युद्ध और आपसी आरोपों की आग में जल रहा है। रूसी तेल की खरीद पर लगी राजनीतिक और आर्थिक टकराहट ने दोनों देशों के रिश्तों की नाजुक हड्डी को बेपर्दा कर दिया है।
आइए विस्तार से समझते हैं इस विवाद के पीछे छिपी राजनीतिक और आर्थिक गुत्थी को। भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक रिश्तों में भारी तनाव बढ़ गया है, जिसने उस देश की नाजुकता को बेपर्दा कर दिया है, जिसे कभी भू राजनीतिक सफलता की मिसाल माना जाता था। भारत ने रूसी तेल के निरंतर आयात को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी को कड़ा जवाब दिया है। भारत ने इस कदम को अनुचित और बेतुका बताते हुए अमेरिका के दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने ये मान लिया था कि गर्मजोशी भरे कंधे से कंधा मिलाने और मेगा रैलियों की चमक दमक के बीच आर्थिक हित पीछे रह जाएंगे। मोदी का ट्रंप से जुड़ाव व्यक्तिगत और भावुक था, लेकिन ट्रंप व्यापार को रोमांच से अलग नहीं करते। महान मित्र की छवि ने भारत को एक झूठे भरोसे में रखा जो भारी पड़ गया। जब मोदी ने ट्रंप का सार्वजनिक समर्थन किया और उनके साथ मंच साझा किया, तो ये नीति की गहराई से नहीं बल्कि व्यक्तिगत तालमेल पर आधारित था। वाराणसी के मंदिरों से लेकर गुजरात के गांव तक लोग ट्रंप की जीत के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मोदी ने एक कूटनीतिक नाटक रचा जिससे भारत को लगा कि अमेरिका उसका स्थायी साथी है, लेकिन ट्रंप की वफादारी केवल अमेरिकी हितों तक सीमित है और वे भारत को एक रणनीतिक मित्र के बजाय एक व्यापार घाटे वाली मशीन के रूप में देखते हैं। वहीं रूसी तेल पर भारत की निर्भरता इस बिगड़ते रिश्ते में नई दरार बन गई है। ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से भारत ने रूस से तेल आयात बढ़ाया है, जो अब उसके कुल तेल आयात का लगभग 40% है। ट्रंप इसे विश्वासघात मानते हैं और अमेरिका ने भारत पर पश्चिमी रणनीति कमजोर करने और पुतिन की मदद करने का आरोप लगाते हुए भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप द्वारा भारत की वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाना केवल आर्थिक कदम नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। सबसे चिंताजनक बात ट्रंप का पाकिस्तान के साथ बढ़ता सहयोग, जिसमें सैन्य बैठकें और ऊर्जा साझेदारी शामिल है। भारत के लिए ये एक बड़ा झटका है, जिसने उम्मीद की थी कि अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रहेगा। ऐसे में अब सबसे बड़ा सबक यही है कि राष्ट्रीय रणनीति को व्यक्तिगत नेताओं से न जोड़ा जाए। अगर मोदी सरकार सफल होना चाहती है तो अब भावुकता छोड़कर कड़ी राजनीति करने का वक्त आ गया है। खैर, हम बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। मऊ सदर विधानसभा सीट एक बार फिर से सियासत का अखाड़ा बन चुकी है। कभी माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी का गढ़ रही ये सीट अब राजनीतिक विरासत, जातीय समीकरण और सियासी दुश्मनियों की नई पटकथा लिख रही है। जहां एक और अंसारी परिवार के किसी नए चेहरे की राजनीति में उतरने की अटकलें हैं, तो वहीं एनडीए में ही इस सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है। क्या ओम प्रकाश राजभर की दावेदारी एनडीए को भीतर से हिला देगी? क्या बृजेश सिंह या उनका समर्थक किसी बड़े उलटफेर की तैयारी में है? और जनता का मूड किस ओर है? मऊ उपचुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं बल्कि पूर्वांचल की राजनीतिक दिशा तय करने वाली जंग बनता जा रहा है। आपको बता दें कि मऊ सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की हलचल तेज हो चुकी है। ये वही सीट है जो कभी बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का अजय किला मानी जाती थी, लेकिन अब जब उनके बेटे अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है, तो इस खाली हुई सीट पर एक नई राजनीतिक जंग छिड़ गई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी ने सुबह सपा गठबंधन के टिकट पर बीजेपी प्रत्याशी अशोक सिंह को 33,000 वोटों से हराया था, लेकिन अब सत्ता का संतुलन बदलता नजर आ रहा है। अब्बास की सदस्यता रद्द करने के बाद एक बड़ा तबका अंसारी परिवार के लंबे वर्चस्व को खत्म करने के मूड में दिखाई दे रहा है। एनडीए के भीतर भी इस सीट को लेकर खींचतान मची हुई है। सुबह सपा अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने खुद को मऊ उपचुनाव का उम्मीदवार बताकर बीजेपी को असहज कर दिया है। वहीं बीजेपी अभी राजभर को वॉकओवर कर देने के मूड में नहीं दिख रही। इस बीच राजभर के एक बयान ने सियासी हलचल और बढ़ा दी। उन्होंने मुख्तार अंसारी के चिर प्रतिद्वंदी बृजेश सिंह के साथ अच्छे संबंध होने के बाद सार्वजनिक की। माना जा रहा है कि या तो बृजेश सिंह या उनके किसी करीबी को मैदान में उतारा जा सकता है, जो इस उपचुनाव को पूरी तरीके से एक नया मोड़ दे देगा। बता दें कि मऊ सदर विधानसभा में कुल 4.42 लाख मतदाता हैं। इनमें करीब 1.6 लाख मुस्लिम वोटर सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसके अलावा दलित, राजपूत, राजभर, चौहान, यादव, वैश्य, मौर्य, पासी, ब्राह्मण और भूमिहार समेत अन्य जातियों का भी मजबूत प्रभाव है। विशेष रूप से राजभर, राजपूत और चौहान, अगर इन 3 प्रमुख वर्गों का समर्थन बृजेश सिंह या उनके समर्थित उम्मीदवार को मिलता है, तो ये गठजोड़ विरोधियों पर भारी पड़ सकता है।
मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मऊ की राजनीति में जो शून्य बना है उस पर हर पार्टी की नजर है। अंसारी परिवार से अब किसका राजनीति में डेब्यू होगा, ये सवाल चर्चा में बना हुआ है। लेकिन साथ ही ये भी साफ है कि अब चुनाव हम बनाम वे से आगे बढ़कर नई गठबंधनों, जातीय ध्रुवीकरण और रणनीतिक दांव पेचों की कहानी बन चुका है। अभी तक का माहौल यही कहता है कि जनता बदलाव चाहती है। अंसारी परिवार के लंबे वर्चस्व से थकी जनता अब किसी नए चेहरे, नए समीकरण और स्थिर नेतृत्व की ओर देख रही है। क्या राजभर और ब्रजेश सिंह का समीकरण इस उम्मीद को आकार देगा या फिर अंसारी परिवार एक बार फिर वापसी करेगा? मऊ सदर का उपचुनाव सिर्फ एक खाली सीट को भरने की कवायद नहीं है, ये पूर्वांचल की सियासत में नई धारा तय करने वाला मोर्चा है, जहां भावनाएं, जातीय गणित और व्यक्तिगत रंजिशें सब एक साथ उफान पर हैं। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। बिहार के जमुई जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जो जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही अफसोसजनक भी। एक दिहाड़ी मजदूर के बैंक खाते में ऐसी रकम आ गई जिसे गिनना तो दूर, पढ़ पाना भी आम इंसान के लिए नामुमकिन है। लेकिन हैरानी की बात तो ये कि इतनी अकाल्पनिक दौलत के बावजूद वो अपने बीमार पिता के इलाज के लिए 1000 रुपए भी नहीं भेज पा रहा, क्योंकि उसका खाता फ्रीज कर दिया गया है। दरअसल ये मामला जमुई जिले के अचहरी गांव का है, जहां के रहने वाले टेनी मांझी राजस्थान के जयपुर में प्लम्बर का काम करते हैं। जब उन्होंने अपने बैंक खाते का बैलेंस देखा तो उनके होश उड़ गए। खाते में रकम थी 10 अरब रुपए। जी हाँ, इस रकम में करोड़, अरब, खरब सब पार कर चुका अंकों का एक अंतहीन सिलसिला है। इतनी रकम का कोई वास्तविक अर्थ समझना तकरीबन असंभव है और बैंकिंग सिस्टम की सामान्य प्रक्रिया से भी बाहर की बात लगती है। टेनी मांझी ने यह बैंक खाता मुंबई में काम करते वक्त कोटक महिंद्रा में खुलवाया था। फिलहाल वो जयपुर में मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बैंक की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि टेनी मांझी के खाते में इतनी बड़ी रकम आखिर आई कहां से? क्या ये किसी साइबर गड़बड़ी का मामला है या फिर किसी ट्रांजैक्शन की गलती का? टेनी खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि उनके खाते में कितने जीरो हैं। सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि वो अपने ही खाते से 1000 रुपए नहीं निकाल पा रहे हैं। फिलहाल बैंक प्रबंधन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इतनी बड़ी रकम आखिर टेनी के अकाउंट में कहां से और कैसे आई। देखना यह होगा कि बैंक इस गड़बड़ी को कितनी जल्दी सुधारता है और क्या टेनी मांझी अपने ही खाते से अपने परिवार की मदद कर पाएंगे या नहीं। तो आज की खबरें अब तक में बस इतना ही। धराली की आपदा हो या मऊ की राजनीति, भारत अमेरिका की कूटनीति हो या टेनी मांझी की कहानी, हर खबर हमारे समाज, हमारी व्यवस्था और हमारी सोच को एक आईना दिखाती है। खैर, आपकी इन मुद्दों पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे तब तक दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों और कुछ जरूरी सवालों के साथ। नमस्कार।